frequency hopping spread spectrum. Today we are going to discuss FHSS system. In the previous lecture we have discussed direct sequence spread spectrum modulation technique. In DSSS, direct sequence spread spectrum in short is also known as DSSS, that is DSSS. In that we saw that the data sequence which we wanted to transmit it through the channel, that data sequence which was in NRZ form, that means the coding which we did for our binary sequence was NRZ, it was modulating the PN sequence directly. That means the product signal of the data sequence, suppose the data sequence was BT and the PN sequence was CT, then the transmitted signal was BT into CT, and that was spread instantaneously in the frequency domain. That means कि वो स्पेक्ट्रम जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा था वो पूरा स्पेक्ट्रम यूटिलाइज हो रहा था. मतलब अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रम हमारा हर टाइम पे यूटिलाइज हो रहा था. जो DSSS सिस्टम होता है उसकी जो ये आपका इंटरफेरेंस होता है जिसको हम जैमिंग कहते हैं, उसको जो रिजेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, ये सब बात जब DSSS हमने वाला लेक्चर देखा था तो उसमें देखा था कि किस तरह से इंटेंशनल इंटरफेरेंस को DSSS सिस्टम हमारा रिजेक्ट कर रहा था. और ये रिजेक्शन जो था वो उसकी प्रोसेसिंग गेन पर डिपेंड कर रहा था. मतलब कि DSSS सिस्टम में प्रोसेसिंग गेन जितना हाई होगा उसकी कैपेसिटी जो होगी इंटेंशनल इंटरफेरेंस को, जिसको हम जैमिंग भी बोलते हैं, वो उतनी ही ज़्यादा होगी. प्रोसेसिंग गेन का फॉर्मूला वी सॉ दैट क्या मिला था हमें, TB/TC. यानी कि अगर प्रोसेसिंग गेन हाई करना है तो इफ़ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ TC, द वैल्यू ऑफ प्रोसेसिंग गेन विल इंक्रीज. Decreasing the value of TC is directly indicating towards what? That the length of the PN sequence, that is N, should be very large. But if we speak about increasing the length of the PN sequence in order to reduce the chip duration TC and hence in order to increase the processing gain, that condition will put a practical limitation on the physical devices which are used to generate the PN sequence. मतलब हम ऐसी डिवाइस की अगर बात कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत लंबे लेंथ का PN सीक्वेंस हम जनरेट कराना चाह रहे हैं तो उसकी भी अपनी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके कि हम TC को कम करके प्रोसेसिंग गेन को बढ़ा देंगे, इस कंडीशन की भी अपनी एक लिमिटेशन हो गई. इसी की वजह से हम डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं इंटेंशनल इंटरफेरेंस को फाइट करने के केस में, तो फिर एक सर्टेन प्रोसेसिंग गेन से ज़्यादा वैल्यू हम अचीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिकल लिमिटेशन. और इसीलिए फिर हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम की तरफ. फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, जिसको शॉर्ट में FHSS सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो इंस्टेंटेनियसली ना यूज़ हो करके सीक्वेंशियली यूज़ होता है. यानी पूरा स्पेक्ट्रम एक बार में एक साथ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर क्या होता है कि डेटा इज़ यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर, यानी जो हमारा डेटा होगा दैट विल बी यूज टू मॉड्यूलेट द कैरियर. अब जो मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर M-array FSK टेक्निक यूज़ की जाती है. यानी द डेटा विच इज़ यूज टू मॉड्यूलेट द कैरियर is changing the characteristic of the carrier in terms of frequency. That is why we are saying the modulation technique which we are using is FSK, and that too M-array FSK. M-array FSK, remember that in M-array FSK, M is representing what? M is equals to 2 to the power n, and M is representing the number of symbols, and n is representing the number of bits for a given message sequence. यानी कि अगर हमारे पास 3 बिट का एक सीक्वेंस है तो उससे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 2 to the power 3 दैट इज़ 8. यानी हमको नंबर ऑफ़ सिम्बल्स कितने मिलेंगे, 8 सिम्बल्स मिलेंगे. यानी हम कहेंगे उसको 8 FSK सिस्टम. 8 FSK सिस्टम क्या करस्पॉन्ड कर रहा है कि हमारे पास 8 सिम्बल्स होंगे और हर सिम्बल के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कर रहे हैं.
दैट मीन्स कैरियर की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी। अब एम अरे एफ एस के है तो यहाँ पर हमारे पास 8 सिंबल हैं। 8 सिंबल कब थे, जब हमने देखा कि हमारा मैसेज सीक्वेंस 3 बिट का था। अगर मान लीजिए मैसेज सीक्वेंस 4 बिट का होता तो m की वैल्यू हो जाती 2 to the power 4, दैट मीन्स 16 सिम्बल्स। 16 सिम्बल्स क्या होते हैं, 0 0 0 0 से लेकर 4 times 1 दैट इज़ 1 1 1 1 तक। जो हमें 16 कॉम्बिनेशन या 16 कॉम्बिनेशन मिल रहे थे वो हमारे 16 सिम्बल्स को करस्पॉन्ड करते, और फिर वहाँ पर हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की जाती। तो ये तो हमारा एम अरे एफ एस के सिस्टम है। यही एम अरे एफ एस के मॉड्यूलेशन टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जाएगी, एंड द डेटा will be used to modulate the carrier. Then this data modulated carrier will be randomly hopped from one frequency to the other, यानी फ्रीक्वेंसी की हॉपिंग होगी यहाँ पे। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। अब इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए क्योंकि ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड इट इज़ गोइंग टू reject the intentional and unintentional interference, because that is the main motive of any spread spectrum communication technique. Yes, so security, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, हमने कहा कि FHSS सिस्टम में हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हॉप होती रहती है। हॉप का मतलब होता है कूदना, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रांसमिटेड सिग्नल की फिक्स नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, या फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कह लीजिए इसको, कि एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर चेंज हो रही है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस क्रिएट करना चाह रहा है, जैमिंग क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसको एट द टाइम ऑफ इंटरफेरेंस वो फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए जिस पे हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के लिए या हैकर या जैमर के लिए ये बहुत मुश्किल है जानना कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। वो फ्रीक्वेंसी पैटर्न जान पाना थर्ड पार्टी के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से उसके इंटरफेरेंस की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। मान लीजिए यही ट्रांसमिशन एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे होता और वो सिंगल फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर पाना कंपैरेटिवली ईजी होता किसी भी हैकर के लिए या जैमर के लिए। एक बार दैट फ्रीक्वेंसी इज़ डिटेक्टेड, इट विल बी वेरी ईजी फॉर हिम और हर टू क्रिएट दैट इंटेंशनल इंटरफेरेंस एंड डिसरप्ट और करप्ट द ट्रांसमिशन। But when we have multiple frequencies, it will be very difficult for the hacker or jammer to know these different frequencies at different instants of time. Thus, it will be very difficult for him to intentionally interfere in the transmitted signal. In this way, frequency hopping spread spectrum, by using multiple hops, by using multiple frequencies, it provides security to the transmitted signal by combating the or by fighting with the intentional and unintentional interference. So we see this is also a technique of spread spectrum modulation. This technique is the analog version of the spread spectrum modulation. DSSS was the digital version, FHSS is the analog version. So things are clear that FHSS will be using M-array FSK. First the data will modulate the carrier, then the modulated carrier will be hopped from one frequency to another, and in this way transmission will be done. So that is why it was said that here the spectrum will be not used instantaneously, but sequentially we will see that the spectrum will be utilized. This is the difference between DSSS and FHSS system. Now we have two types of frequency hopping: slow frequency hopping and fast frequency hopping. So what is slow frequency hopping and what is fast frequency hopping? In slow frequency hopping, the symbol rate, suppose if we are representing the symbol rate by RS and we are representing the hop rate by RH, then in slow frequency hopping symbol rate is greater than hop rate. How can we understand this? स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में आपका क्या होगा कि आपका एक ही हॉप में कई सिम्बल्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर आपका 3 बिट का मैसेज सीक्वेंस था और उसके करस्पॉन्डिंग हमें 2 to the power 3 दैट इज़ 8 सिम्बल्स मिले थे, तो 8 सिम्बल्स में से हो सकता है 2 से 3 सिम्बल हमारा एक ही फ्रीक्वेंसी हॉप में
ट्रांसमिट हो जाए, यानी हॉप हमारा एक है लेकिन उस एक हॉप में एक से ज़्यादा सिम्बल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि हमारा सिंबल रेट हॉप रेट से ज़्यादा होना चाहिए। That means each frequency hop is corresponding to several symbols. Now next is fast frequency hopping. In fast frequency hopping, hop rate is greater than symbol rate. How can we understand this? कि यहाँ पर हमारा एक ही सिंबल मल्टीपल हॉप्स में ट्रांसमिट होगा, यानी एक जैसे मान लीजिए 3 बिट का, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, मैसेज सीक्वेंस था, उसके करस्पॉन्डिंग 8 सिंबल्स मिले थे, उसमें से कोई भी एक सिंबल उठाइए, मान लीजिए हमने ले लिया 001, तो दैट सिंबल 001 विल बी ट्रांसमिटेड इन मल्टीपल हॉप्स। दैट मीन्स हियर ईच सिंबल ट्रांसमिशन करस्पॉन्ड्स टू सेवरल फ्रीक्वेंसी हॉप्स। तो यहाँ पर जो हॉप रेट है वो डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए सिंबल रेट से। सो स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में यही डिफरेंस होता है कि स्लो में आपका एक हॉप में मल्टीपल सिंबल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं और फास्ट में एक ही सिंबल कई हॉप्स में ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसको वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग वेव फॉर्म्स ऑल्सो। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।